अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप सभी नोट कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी को साइंस के रूप में डेवलप करना। कौन सी साइंस? इंपेरिकल साइंस, क्वांटिटेटिव साइंस के रूप में डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो कुछ विद्वानों को जाता है, जिन्होंने उसको मैं कह सकता हूं कि माइलस्टोन जो है वो स्थापित किया और ज्योग्राफी को एक ऐसी साइंस, एक ऐसी साइंस के रूप में स्थापित किया जो मैथमेटिकल फॉर्मूला से, जो इक्वेशन से जो है ह्यूमन बिहेवियर को और जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है उसको जो है एक्सप्लेन करती थी। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, वाल्टर क्रिस्टोलर का नाम सर्वप्रथम मैं लूंगा, क्योंकि वाल्टर क्रिस्टोलर ऐसे विद्वान हैं जो जिनकी ट्रेनिंग एक ज्योग्राफर के रूप में हुई, जो वास्तविकता में एक ज्योग्राफर थे और जिन्होंने जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र में, जो साउदर्न जर्मनी है, वहाँ पे जो है जो सेटलमेंट्स हैं उनकी स्टडी की, मार्केट की स्टडी की, और अपनी स्टडी के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सेटलमेंट्स जो हैं वो किस तरह हायरार्की में जो हैं वो लोकेट होती है, यानी कि एक हायरार्की पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ी सेटलमेंट, उससे छोटी, फिर ऐसे जो है हायरार्की में उनके उनके सर्विस के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप होती हैं। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये रहा कि उन्होंने जो है कुछ फिक्स वैल्यूज दी, जो जिसको फिक्स के वैल्यू कहा जाता है, जैसे K3 है, K4 है और K7 है। जैसे K3 का मतलब जो है उन्होंने मार्केट से बताया है, वो मार्केट को एक्सप्लेन करता है। K4 जो है वो एक्सप्लेन करता है ट्रांसपोर्टेशन को, और K7 जो है वो एक्सप्लेन करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो चलिए इसको हम डिटेल में क्रिस्टॉलर के मॉडल में बात करेंगे। तो क्रिस्टॉलर जो है वो अपनी बुक द सेंट्रल प्लेसेस इन साउदर्न जर्मनी 1933 में जो है इस मॉडल को देते हैं। उसके बाद इसी मॉडल को, जो क्रिस्टॉलर ने दिया था सेंट्रल प्लेसेस का मॉडल, इसी मॉडल को और ज़्यादा प्रिसाइज और उसको क्रिस्टॉलर को थोड़ा क्रिटिक्स ये क्रिस्टॉलर का करते हैं, और इसी मॉडल को बेस बनाते हुए अगस्त लॉस जो है अपना मॉडल देते हैं सेंट्रल प्लेसेस पे, जिसमें ये बताते हैं कि जो के की वैल्यू, अब ये वही बात करते हैं कि ये जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू कम्योडिटी के अनुसार बदलते हुए मानते हैं, है ना। वो ये तो क्रिस्टॉलर तो के की वैल्यू फिक्स मानते हैं, है ना, K3, K4, K7, लेकिन ये इनकी बात क्या थी कि ये के की वैल्यू फिक्स नहीं मानते हैं और वो डायनेमिक मानते हैं। चलो इसको भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये अपनी बुक द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में 1940 में जो है इस मॉडल को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। मॉडल वही था सेंट्रल प्लेसेस थ्योरी का। ओके, अब क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में केवल ज्योग्राफर्स का नहीं, दूसरे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें जे क्याउ स्टेवर्ट का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और इन्होंने जो एस्ट्रोफिजिक्स के नियम हैं उसको ज्योग्राफिकल रियलिटी पे, जो सोशल रियलिटी है उस पे लागू किया। और ये सोशल फिजिक्स एक नया विषय की स्थापना करते हैं, सोशल फिजिक्स, जिसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है वो पृथ्वी तल पर जो दो अलग अलग प्लेसेस हैं उनके बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप किस तरह से पाया जाता है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब कि वो ये बात करते हैं कि मान लो दो नगर हैं, तो वो उन दो नगरों के बीच के स्पेशल इंटरेक्शन को उन नगरों की जनसंख्या और उन नगरों के बीच की दूरी का प्रतिफल मानते हैं। यानी कि दो नगर की जो जनसंख्या है उनकी जनसंख्या और उन दोनों नगरों के बीच की दूरी का प्रतिफल वो उनके बीच के स्पेशल इंटरेक्शन को मानते हैं। जितनी ज़्यादा
उनमें जनसंख्या होगी और वो जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना ही ज़्यादा उनके बीच स्पेशल इंटरेक्शन होगा। तो ये सोशल फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से लोकप्रिय हो जाती है, और इसको अलग अलग जो सोशल रियलिटीज़ है, जोग्राफिकल रियलिटीज़ है, उनमें जो है कुछ हद तक जो है वो सही पाया गया था। तो इसके बाद वॉल्टर इजार्ड जो हैं वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ रीजनल साइंसेस भी कहा जाता है। वॉल्टर इजार्ड जो हैं वो मूल रूप से तो अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनका ज्योग्राफी में या रीजनल साइंसेस में जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, और इनको जो है फादर ऑफ रीजनल साइंसेस भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस। तो इन्होंने जो है रीजनल जो इनपुट आउटपुट है, रीजनल सिस्टम है, किस तरह से जो है रीजन को हम क्वांटिफाई करें, किस तरह से जो है रीजन में डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो काम करती, किस तरह से उनका फंक्शन होता है, किस तरह से अर्बन जो प्रोसेस है वो काम करते हैं, और अर्बनाइजेशन को कैसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रभावित करती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दूसरी जोग्राफिकल जो प्रोसेस है उनको कैसे रीजन वाइज प्रभावित करती हैं। इसको जो है वॉल्टर इजार्ड ने जो है अपनी जो ये बुक है, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और बुक लिखी हैं, बहुत सारे और रिसर्च पेपर लिखे हैं जिसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, इसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं जो मूल रूप से भूगोलवेता हैं, विलियम बंगे। विलियम बंगे जो हैं वो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखते हैं। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी में वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी जो है वो एक स्पेशियल साइंस है। इनका बहुत काम जो है वो अर्बन ज्योग्राफी पे है, और अर्बन जो एक अर्बन एक्सपीडिशन जो है वो भी इन्होंने किया है। और इन्होंने एक नई चीज़ ज्योग्राफी में कि भाई जैसे हम खोज करते हैं बाहर अलग अलग द्वीपों पे, जंगलों में, और इस तरह से, तो इन्होंने एक उस टाइम पे एक नए ट्रेंड को जन्म दिया जो अर्बन एक्सपेडिशन है। इन्होंने जो है अर्बन एरिया में लोगों के जनजीवन को समझने के लिए वहाँ पे जो है ना एक तरह से जो है ये गए, घूमे फिरे, अलग अलग शहरों में इन्होंने जो है लोगों से बात की, वहाँ की रियलिटी को समझा और उसको जो है क्वांटिफाई किया। अब ये बहुत अच्छी बात है विलियम बंगे की कि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी माहिर थे, और ये जो है अपने आप को जो है क्वांटिटेटिव जो ज्योग्राफी है उसका भी एक तरह से अपने आप को एडवोकेटर कहते हैं, उसको भी जो है ये साथ में लेकर चलते हैं। और दूसरा जो है ये मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर भी हैं। देखिए ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर हैं वो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन विलियम बंगे एक ऐसे भूगोलवेता हैं जो मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हैं ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी माहिर है, और ज्योग्राफी को क्वांटिटेटिव टेक्निक से देखने को भी जो है वो सही मानती है। ओके, अब जो नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पीटर हैगिट। पीटर हैगिट की ये बुक है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। आप इसको बिल्कुल आपको याद रखनी है, 1965। ये अपने आप में जो है ना एक मील का पत्थर है, क्योंकि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है ये एक्सप्लेन करते हैं लोकेशन के बारे में, और एक ट्रेंड क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में कि लोकेशन को किस तरह से हम जो है क्वांटिफाई करें, और फिर लोकेशन के बेसिस पे ज्योग्राफिकल रियलिटी को कैसे दिखाएं, कैसे एक्सप्लेन करें, है ना।
इसके आप उदाहरण काफ़ी देख सकते हो, आप इसके काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हो। कोई भी एक लोकेशन है, उस लोकेशन को डिफरेंट हम जो है ना स्पेशल एनालिसिस में जो है उसका यूज होता है। किस तरह से जो है ना लोकेशन को हम प्रोक्सिमिटी है ना उसकी नाइबरहुड और इस तरह से जो है ना हम समझ के ये बताते हैं कि वो लोकेशन किस तरह से दूसरी लोकेशन को प्रभावित करती है, यहाँ या वहाँ पे कोई प्रोसेस है, कोई फिनोमेना है, उसको कैसे लोकेशन प्रभावित करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बुक और एक माइलस्टोन है जो है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में। इसके बाद ये कुछ और बुक लिखते हैं, जैसे नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी है, एलिमेंट ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर है। तो ये बुक भी बहुत जो है वो महत्वपूर्ण बुक है। जैसे नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी जो है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में एक बहुत ही अहम बुक है। ओके, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफर और हैं, रिचर्ड चोरले। रिचर्ड चोरले जो हैं वो मूल रूप से जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, यानी ज्योग्राफी की जो शाखा है जियोमॉर्फोलॉजी उसके ये एक्सपर्ट हैं। और इनको श्रेय जाता है जर्नल सिस्टम थ्योरी को जियोमॉर्फोलॉजी में इंट्रोड्यूस करने का। यानी कि ये चैलेंज कर देते हैं सीधा डेविस के मॉडल को और ये बताते हैं कि डेविस ने जो मॉडल दिया है, जो इवोल्यूशनरी मॉडल जो डेविस देते हैं, वो मॉडल जो है सही नहीं है। इसकी बजाय जो है ना ये बात करते हैं एक सिस्टम थ्योरी की, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से एनर्जी इनपुट होती है और फिर एनर्जी आउटपुट होती है। तो ये इनपुट आउटपुट एनर्जी की बात करते हैं और उसमें बताते हैं किस तरह से लैंडस्केप का निर्माण होता है, कैसे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो लैंडफॉर्म्स के निर्माण में जो है, जो डेविस की जो थ्योरी थी, जिसको डेविस ने ज्योग्राफिकल इरोजन थ्योरी के नाम से उन्होंने जो टाइटल दिया है, तो उस थ्योरी को चैलेंज करते हैं और उसकी जगह जो है ना ये जनरल सिस्टम थ्योरी जियोमॉर्फोलॉजी में लेके आते हैं और न्यूमेरिकल मॉडलिंग करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म कैसे डेवलप होता है उसको जो है ना वो क्वांटिटेटिव तरीके से समझते हैं। ओके, इसके बाद अगले जो ज्योग्राफर हैं वो हैं टोर्स्टन हैंगरस्ट्रैंड। टोर्स्टन हैंगरस्ट्रैंड जो हैं वो एक ऐसे ज्योग्राफर हैं जो टाइम और स्पेस दोनों की बात करते हैं। यानी कि इनको टाइम ज्योग्राफी के जो टाइम ज्योग्राफी है उसको स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। और इनका जो इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल है वो बहुत ही फेमस मॉडल है, जिसमें ये इन्होंने इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो कोई पर्टिकुलर इनोवेशन है, कोई नई चीज की खोज होती है, किसी यंत्र की, किसी पर्टिकुलर जो है ना उपकरण की खोज होती है या किसी विधि की खोज होती है, तो वो कैसे स्पेस पे फैलती है। यानी कि वो एक, मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई मान लो किसी व्यक्ति ने कोई मान लो फसल को काटने के लिए जो है ना कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद कर लिया है ना, फसल को काटने के लिए जो है ना कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद कर लिया। अब वो इंस्ट्रूमेंट मान लो यहाँ हरियाणा के जो है वो जींद में जो है ना उन्होंने इजाद कर लिया है। तो वो कैसे, किस तरह से हरियाणा से के जींद से रोहतक में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, है ना, फिर दूसरे महेंद्रगढ़ और ऐसे फिर हरियाणा से बाहर पंजाब में, हिमाचल, राजस्थान, तमिलनाडु और कैसे फिर पूरी दुनिया में वो फैलता है वो इनोवेशन। तो उसको फैलने के तरीके और वो कैसे जो है उसका डिफ्यूजन होता है, इसको न्यूमेरिकली जो है समझाने का काम टोर्स्टन हैंगरस्ट्रैंड ने किया। और इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा काम जो है वो टाइम और स्पेस को दोनों को जोड़ के, है ना, इन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे जो है टाइम और स्पेस जो है वो दोनों मिलके काम करते हैं और ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको हमें
केवल स्पेशल पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि टाइम के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, ये टोरस्टन हैंगरस्टैंड जो है वो बताते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। देखिए डेविड हार्वे का नाम जो है वो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इज्जत से लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों का इज्जत से नहीं लिया जाता, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो डेविड हार्वे हैं उन्होंने ज्योग्राफी में दो दो जो स्कूल हैं उन पे अपना दो दो स्कूलों में कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी वो लिखते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे आर्टिकल्स वो लिखते हैं इसके डेवलपमेंट में। दूसरा जो रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है उसमें भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब डेविड हार्वे जो हैं इनकी जो बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में, जिसमें ये बताया जाता है कि जो ज्योग्राफी है उसमें एक्सप्लेनेशन कैसे हो, है ना, उसमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन की जाए। डेविड हार्वे जब ये बुक लिखते हैं तो इस बुक में जो है वो बहुत ज्यादा एडवोकेसी करते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है ना, जैसे मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है, इसी प्रकार से ज्योग्राफी की लैंग्वेज ज्योमेट्री है। हमें ज्योमेट्रिकल जो एक्सप्रेशंस हैं, ज्योमेट्रिकल जो फॉर्मूले हैं, उनके द्वारा ज्योग्राफिकल रियलिटी को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है ज्योग्राफी में कैसे किया जाए, किस तरह से कौन कौन से मेथड हम ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड का जो है ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, तो इसको इन्होंने जो है अपनी इस बुक में बताया है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बुक जो है वो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में है। इसके बाद जॉन एस एडम्स, पीटर गुल्ड और रोनाल्ड एफ एबलर जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखते हैं। बुक का नाम है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन द ज्योग्राफर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक भी जो है ये बताती है कि ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से एज ए साइंस, जैसे साइंस क्या है, पहले तो ये बुक अपने शुरुआती चैप्टर्स में ये बताती है कि साइंस क्या है, और फिर ये बताती है कि ज्योग्राफी भी किस तरह से साइंस है, और ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, उनको कैसे ज्योग्राफी में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, है ना, किस तरह से साइंस के मतलब किस तरह से जो है ना हम ज्योग्राफिकल रियलिटी को समझें और उसको एक्सप्लेन करें। तो ये बुक जो है बात करती है कि जो स्पेस है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, स्पेस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जो है वो कैसे जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है ना किस तरह से हम उस रियलिटी को समझें और फिर एक्सप्लेन करें। तो ये जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पे काम किया और ये बताया कि ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉज जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, मॉडल्स बनाए जाने चाहिए, ताकि ज्योग्राफी भी दूसरे साइंसेस की तरह जो है एक प्योर साइंस की तरह जो है वो स्थापित हो जाए। तो इन ज्योग्राफर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ और भी ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जैसे एबलर हैं, है ना, जिन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी दिया है, जिसमें कहा गया कि एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स बट नियरेस्ट थिंग इज मोर रिलेटेड टू द फार्थेस्ट थिंग, यानी कि हर चीज से संबंधित है, लेकिन जो नजदीकी चीजें हैं वो दूर की चीजों से ज्यादा एक दूसरे से संबंधित है। तो ये एबलर जो हैं वो बेसिकली एक रीजनल साइंटिस्ट थे, एक जो है वो जीआईएस एक्सपर्ट थे, जिन्होंने जो है
इस तरह से ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको समझना है कि किस तरह से ज्योग्राफी में आप ये समझेंगे कि किस तरह से ज्योग्राफी में डिफरेंट स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये बात करूंगा कि ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं। देखिए, ज्योग्राफी जो है वो ये बात करता है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ये बात करता है कि जो स्पेस पे ह्यूमन का बिहेवियर है उसको हम मैथमेटिक्स के द्वारा मेजर कर लें और फिर एक्सप्लेन कर दें। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि भाई हम भी जो है दूसरे विज्ञानों की तरह, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जो सोशल साइंसेज है, उनकी तरह हम भी एक ऐसी साइंस, सोशल साइंस बन चुके हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को, स्पेशल बिहेवियर को मेजर करता है और एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब इसमें एक समस्या भी है कि बहुत सारे ज्योग्राफर्स जैसे सर ड्यूडले स्टाम्प हैं और बहुत ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने ये बताया कि भाई जो ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है ये वास्तविकता में ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं एक ऐसा आभासी विषय जो है वो स्थापित कर रहा है जिसका रियलिटी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। यानी कि स्टाम्प महोदय ये बात कहते हैं कि हम जो है मानव की भावनाओं को, है ना, मानव और पर्यावरण संबंधों को कैसे जो है वो किसी पंच कार्ड में, यानी कि उन्होंने अपने उस शब्दों में कहा है जैसे कोई किसी मैग्नेटिक टेप पे, जैसे उस टाइम पे कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का यूज होता था, तो कैसे आप मैग्नेटिक टेप पे और पंच कार्ड में जो है वो फीड करके डाल के और कैसे कंप्यूटर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मानव इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको हम जो है ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला से जो है वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसी को फिर जो है डेविड हार्वे ने भी बाद में, क्योंकि वो बहुत बड़े इसके समर्थक रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भी जो इससे किनारा कर लिया ये कह के कि भाई जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है उसने को जो काम करना था वो पूरा हो चुका है उसका, अब उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है वो एक तरह से जो है ना, जो कैपिटलिस्ट मानसिकता है उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। लोगों को जो है ना कैसे एक्सप्लोट किया जाए, किस तरह से जो है वो किस तरह से मजदूरों को एक्सप्लोट किया जाए, उसका एक जो है एक साधन है। तो डेविड हार्वे ने भी जो है इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन उसका अपना रेलेवेंस है, उसकी अपनी जो है पॉजिटिव चीज़ें हैं और साथ साथ में जो है उसकी क्रिटिसिज्म भी है। तो दोनों ही चीज़ें आपको लेके चलनी है और फिर जब आप अपना जो आंसर लिखो तो आप दोनों ही चीज़ों को बताओगे कि किस तरह से जो है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो दोनों ही पहलू हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देखें, समझें, नोट्स बनाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।